अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हम ऑनलाइन क्लास में अपना चैप्टर नंबर 3 का तकरीबन लास्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए हम लोग इस चैप्टर में अब तक जो कुछ स्टडी कर चुके हैं, ताकि अगर किसी का कोई रिव्यू ज़रूरी हो तो वो हम कर सकें। चैप्टर का नाम मोशन है। हमने इस चैप्टर में अब तक रेस्ट के हवाले से बात की, फिर मोशन को डिस्कस किया था। मोशन को डिस्कस करने के बाद हमने मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए जो नेसेसरी पैरामीटर्स या फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनको तफसील से डिस्कस किया था। और फिर उन क्वांटिटीज़ के दरमियान जो रिलेशनशिप होती है फार्मूले की सूरत में, मतलब इक्वेशंस ऑफ मोशन, उनका यूज़ विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल हमने समझा था। इसके बाद हम लोगों ने मोमेंटम की बात की। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हमने साबित किया कि वो फोर्स के बराबर होता है। और फिर हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फॉर्मूला ड्राइव किया। स्ट्रिंग पूरी सिस्टम के लिहाज से दो केसेस में डिस्कस किए थे। दो बॉडीज़ अगर स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट कर दिए जाएँ और वो पुली पर से गुजर रहा हो, जबकि दोनों बॉडीज़ वर्टिकली मूव कर रहे हों, तो सूरत में बॉडीज़ का एक्सीलरेशन और दूरी में पैदा होने वाली टेंशन की एक्सप्रेशन क्या होती है वो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले केस में। और दूसरे केस में याद कीजिए हमने ये डिस्कस किया था कि अगर एक बॉडी की मोशन वर्टिकल और दूसरी बॉडी की मोशन हॉरिजॉन्टल हो, तो उस सूरत में बॉडीज़ का एक्सीलरेशन और दूरी में टेंशन क्या हो सकती है। फिर इसके बाद हमने मोशन ऑन इनक्लाइन प्लेन डिस्कस किया था। अगर कोई बॉडी इनक्लाइन प्लेन पर स्लाइड करता हुआ नीचे की तरफ आ रहा हो, तो सूरत में बॉडी का एक्सेशन कितना हो सकता है। अगर इनक्लाइन प्लेन फ्रिक्शन लेस हो तो कंडीशन क्या होगी। बॉडी ऊपर से नीचे लाने के बजाय अगर आप फोर्स लगाकर नीचे से ऊपर लेकर जा रहे हो, तो उस सूरत में क्या होगा, एक्सेलरेशन। और अगर सेकेंड कंडीशन में फोर्स ना होने के बराबर, तो फिर क्या सूरत हाल होगी। ये सारी की सारी चीज़ें हम मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन के टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं और इसके रेलिवेंट मैथमेटिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लिए थे हमने। आज हम लास्ट टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, तकरीबन लेक्चर नंबर 12 है, और इस टॉपिक में हम फ्रिक्शन के हवाले से बात करेंगे। फ्रिक्शन से क्या मुराद होती है। फ्रिक्शन बेसिकली एक ऐसी फोर्स है जिसकी हर जगह पर ज़रूरत रहती है। अगर ज़रूरत से ज़्यादा फ्रिक्शन हो तो वो भी परेशानी का सबब बनती है, और अगर फ्रिक्शन बिल्कुल भी ना हो तो भी परेशानी का सबब बन जाता है। तो कहने का मतलब है कि फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जिसका होना भी ज़रूरी है और जिसका ना होना भी ज़रूरी है। अब होना कैसे ज़रूरी है और ना होना कैसे ज़रूरी है, इसके लिहाज से मैं आपको असाइनमेंट भी दूंगा। जब हम टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की बात करेंगे तो आपने टाइप्स को डिस्कस करना है अपने अल्फाज में, और इस हवाले से कोई क्वेश्चन आपके जहन में हो तो वह आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज हम चंद बुनियादी बातें फ्रिक्शन के हवाले से पहले कर लेते हैं कि फ्रिक्शन आखिर किस तरह की फ़ोर्स होती है। फ्रिक्शन को हम उर्दू में क्या कहते हैं, रगड़। जब एक बॉडी को किसी दूसरी बॉडी की सरफेस पर मूव करवाया जा रहा होता है, जब आप किसी बॉडी को किसी दूसरी बॉडी की सरफेस पर स्लाइड करवाने की कोशिश करते हैं, तो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहाँ पर दोनों बॉडीज़ या दोनों ऑब्जेक्ट्स की सरफेसेस आपस में कांटेक्ट में आ रही होती हैं, वहाँ पर एक फोर्स डेवलप होती है जो डेफिनेटली क्या कर रही होती है, बॉडी की हरकत को अपोज कर रही होती है। तो अपोज करने वाली फोर्स को हम क्या कहेंगे, फ्रिक्शन। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ देखिए मेरे हाथ में ये बुक है। इस बुक के ऊपर मैं एक ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहा हूँ। जहाँ पर भी ये दोनों एक दूसरे से कॉन्टेक्ट में आए हैं, इसकी लोअर सरफेस देखिए और इस बुक की अपर सरफेस देखिए, जहाँ पर भी ये दोनों कांटेक्ट में आए, कांटेक्ट में आने के दौरान जो सरफेसेस हैं, यहाँ पर एक फोर्स डेवलप हो रही है जो मेरी हरकत को अपोज कर रही है। तो वो फोर्स जो बॉडीज़ की सरफेसेस के कांटेक्ट में आने के दौरान डेवलप हो और हरकत को अपोज करे, उसको हम आमतौर पर क्या कहते हैं, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन बाज़ ज़ात हरकत को अपोज कर रही होती है, और बाज़ ज़ात आप इसको यूँ भी कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये हरकत को करवाने में भी अहम किरदार अदा कर रही होती है। तो दोनों ही सूरतों में हम इसको ले सकते हैं, लेकिन अक्सर जगहों पर इसका रोल हरकत को अपोज करने के हवाले से होता है। लिहाजा हम डिफाइन कुछ इस तरह से करते हैं कि फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोजिट्स द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। लेकिन आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि फ्रिक्शन सिर्फ अपोज करने वाली फोर्स नहीं है, बल्कि हरकत करवाने में भी इसका अहम किरदार होता है। अब वो कैसे होता है उसको हम आने वाली स्लाइड्स में और आने वाले दिनों में जो लेक्चर्स उसमें तफसील से डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स पैरेलल। जो कैरेक्टर यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है वो क्या है, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट एंड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन।
यानी जो सरफेस कांटेक्ट में आती हैं उनके पैरेलल ये अमल कर रही होती है। और अगर हम इसको हरकत की अपोज करने के हवाले से डिस्कस करें तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो वही बात इस पॉइंट में आपको लिखी हुई नज़र आ रही है, कैरेक्टर है। अब टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन में आपको इन डिटेल नहीं बता रहा, बल्कि ये मैं आपको असाइनमेंट के तौर पर दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको कुछ टाइप्स लिखी हुई नज़र आएंगी, आपने इन टाइप्स को अपने अल्फाज में डिस्कस करना है। और ये बिल्कुल उसी तरह का टॉपिक है कि जैसे आप मैट्रिक लेवल पर पढ़कर आए हैं, तो काफ़ी चीज़ें तो आपको वैसे ही क्लियर हैं। फ्रिक्शन के एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं, या फ्रिक्शन को आप कहीं पर अगर कम करना चाहें तो मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन क्या हो सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें। और टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन ये आपको असाइनमेंट के तौर पर दूंगा मैं। बुनियादी तौर पर जो टाइप्स है फ्रिक्शन की उसको देखते हैं। फ्रिक्शन को बुनियादी तौर पर हम कैटेगराइज करते हैं इन 4 टाइप्स में। एक है स्टैटिक फ्रिक्शन, एक है डायनेमिक फ्रिक्शन, फिर रोलिंग फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन। अब जहां तक स्टैटिक फ्रिक्शन का ताल्लुक है तो लफ्ज़ स्टैटिक पर आप गौर कीजिए, इसका मतलब होता है रेस्ट यानी कि सुकून। स्टैटिक का लफ्ज़ी तर्जुमा क्या होता है, रेस्ट या सुकून। या अगर कहीं पर कोई चीज़ किसी दूसरे बॉडी के लिहाज से विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव कर रही हो तो वहाँ पर भी हम स्टैटिक का कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर फिलहाल इसका मतलब हम रेस्ट के तौर पर लेंगे, यानी कि इसको हम उर्दू में कहेंगे सकूनी रगड़। अब चूंकि स्टैटिक का मतलब रेस्ट है तो इसको समझते कुछ इस तरह से कि फ़र्ज़ कीजिए आप एक ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं जो कि रेस्ट की हालत में है, मतलब आप वॉल को पुश करते हैं। अब दीवार को जब आप पुश कर रहे होंगे तो आपके हाथों और दीवार की सरफेस के दरमियान एक फोर्स डेवलप हो जाएगी, और वो फोर्स क्या है, फ्रिक्शन। दीवार अपनी जगह से मूव नहीं करेगी, यानी कि रेस्ट की हालत में रहेगी। तो बुनियादी तौर पर हम इस तरह के फ्रिक्शन को क्या कह देते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन कह देते हैं। इसी तरीके से आगे जो दूसरी टाइप है वो क्या है, डायनेमिक फ्रिक्शन। डायनेमिक का लफ्ज़ी तर्जुमा वैसे तो पावर के होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसको इन द सेंस ऑफ मोशन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो डायनेमिक हम यहाँ पर ले रहे हैं पावर के बजाय मोशन के तौर पर, ठीक है। अब फर्ज करें आप चल रहे हैं और कहीं पर कोई बहुत ज़्यादा चिकना सा फर्श है, मार्बल का फर्श है, उसके ऊपर पानी भी गिरा हुआ है। आप चलते चलते अचानक से स्लिप हो जाते हैं गीले गीले फर्श पर। तो इस तरह के फ्रिक्शन को आप क्या कह सकते हैं, डायनेमिक फ्रिक्शन कह सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज़ क्लियर कर दीजिए कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो मैंने आपको बताया डिटेल नहीं बताया, सिर्फ डेफिनेशन को मैंने डिस्क्राइब किया है नाम के लिहाज से। और डायनेमिक फ्रिक्शन भी आपको डिटेल नहीं बताया, सिर्फ डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई है वो इसके नाम के लिहाज से बताइए, क्योंकि ये सारी की सारी टाइप्स आप असाइनमेंट के तौर पर खुद सॉल्व करेंगे। अगर किसी किस्म का कोई कन्फ्यूजन हो तो वो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं डिटेल नहीं बता रहा हूँ, मुख्तसर सी बातें बता रहा हूँ। फिर आगे देखिए तो लिखा हुआ है रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन एक इसके साथ साथ डायनेमिक फ्रिक्शन में स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी होती है, जो यहाँ पर नहीं लिखा है मैंने, आप उसको भी असाइनमेंट में शामिल कर लीजिएगा। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होती है, जब कहीं पर आप किसी बॉडी को स्लाइड कर रहे होते हैं तो स्लाइड करने के दौरान ज़्यादा हिस्सा उस बॉडी का किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस के साथ कांटेक्ट में आता है। तो चूंकि ज़्यादा हिस्सा कांटेक्ट में आ रहा होता है, लिहाजा हर एक हिस्से पर एक अपोजिट फोर्स डेवलप हो रही होती है, तो उस सूरत में स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाती है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम स्लाइड करने के बजाय चीज़ को रोल करते हुए, घुमा घुमा कर, टोपल ओवर करते हुए एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएं। इस सूरत में फ़ायदा ये होता है कि जितना हिस्सा पहले कांटेक्ट में आ रहा था और जितने हिस्से पर फ्रिक्शन डेवलप हो रही थी, अब उसके मुकाबले में काफ़ी कम हिस्सा कांटेक्ट में आ रहा होता है, लिहाजा काफ़ी कम हिस्से पर फ्रिक्शन या अपोजिंग फोर्स डेवलप हो रही होती है। तो रोलिंग फ्रिक्शन के नतीजे में जो फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग के लिहाज से कम हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपको थोड़ी देर पहले ये बता रहा था कि अगर इस बुक के ऊपर मैं इस ऑब्जेक्ट को स्लाइड कर रहा हूँ, तो देखिए स्लाइड करने के दौरान क्या हो रहा है, ज़्यादा हिस्सा इसका बुक की सरफेस के साथ कांटेक्ट में आ रहा है। तो मैं इसको यूं मूव करवाता हूँ, ज़्यादा हिस्सा कांटेक्ट में आता है, जिसके नतीजे में ज़्यादा फोर्स डेवलप होती है, और ज़्यादा अपोजिंग फोर्स डेवलप होने के नतीजे में ज़्यादा फ्रिक्शन बन जाती है। अब मैं करता ये हूँ कि इसको स्लाइड करने के बजाय अगर इसको रोल कर दूँ, देखिए इस तरह से घुमा घुमा कर अगर मैं मूव कर रहा हूँ, तो इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि कम हिस्सा कांटेक्ट में आ रहा है। कम हिस्सा कांटेक्ट में आने के नतीजे में कम फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हो रही है, बासानी ये ऑब्जेक्ट बुक की एक हिस्से से मूव करता हुआ दूसरी तरफ आ गया। यानी अगर हम किसी रोलिंग बॉडी की बात करें, जैसे कि मेरे हाथ में अब ये मार्कर आप देख रहे हैं, अगर मैं इसको मूव करवाता हूं तो देखिए बासानी ये मूव कर रहा है, ठीक है ना। वजह क्या है, वजह ये कि एक तो इसकी सरफेस चिकनी है, और सेकंड
जो रीजन आपको नजर आ रहा है वो क्या है, इसका कांटेक्ट, सरफेस के साथ इसका कांटेक्ट बहुत ज्यादा मिनिमम हिस्सा कांटेक्ट में आ रहा है, जिसके नतीजे में मिनिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप हो रहा है। तो रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन के मुकाबले में कम होती है। मैट्रिक में ये रीजन आता था, आप इस रीजन को वहां पर सॉल्व करते थे। यहां पर भी आपको स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन को इन डिटेल असाइनमेंट डिस्कस करना है। फिर जो आखिरी टाइप यहां पर नजर आ रही है वो क्या है, फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज जिसके अंदर एबिलिटी हो ऑफ फ्लोइंग, ठीक है ना, जैसे कि लिक्विड या फिर गैसियस पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जब आप पानी के अंदर किसी चीज को डिप कर देते हैं, या आपने देखा होगा समुंदर के अंदर दरियाओं में तालाब में मछलियां स्विम कर रही होती हैं, तो वहां जो पानी की सरफेस के साथ उनकी बॉडी का हिस्सा कांटेक्ट में आता है, तो उस सूरत में जो फ्रिक्शन डेवलप होती है उसको कहा जाता है फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड की वजह से वो फ्रिक्शन एक्चुअली डेवलप हो रही होती है। इसी तरीके से अगर कोई पैराट्रूपर या कोई शख्स ऐसा है जो पैराशूट के जरिए से जंप करता है और वो हवा में मूव करता करता ग्रेविटी के नतीजे में नीचे की तरफ आ रहा होता है, तो जाहिर है कि एयर आपको मालूम है गैसियस मिक्सचर है, वो भी फ्लूइड का काम कर रही होती है। तो इस दौरान जो भी फ्रिक्शन डेवलप होगा उसको भी क्या कहा जाएगा, फ्लूइड फ्रिक्शन कहा जाएगा। तो यहाँ मैंने मुख्तसरन स्टैटिक फ्रिक्शन के लिहाज से लिखा हुआ है नीचे, इसका मतलब होगा पुशिंग अ वॉल, ठीक है, यानी वॉल रेस्ट की हालत में है तो आपकी बॉडी के जरिए जो भी फ्रिक्शन डेवलप होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन बन जाएगा। इसी तरीके से डायनेमिक फ्रिक्शन की छोटी सी एग्जाम्पल लिखी हुई है, स्लिपिंग ऑन वेट फ्लोर, यानी गीले फ्लश पर आप चलते चलते फिसल जाते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन में राइडिंग अ बाईसाइकिल, बाईसाइकिल का टायर जो है वो सड़क के ऊपर रोल कर रहा होता है, जिसके नतीजे में फ्रिक्शन डेवलप हो रही होती है, लेकिन वो स्लाइडिंग के मुकाबले में कम होती है। इसी तरीके से फ्लूइड फ्रिक्शन की एग्जाम्पल में स्विमिंग के लिहाज से मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखी है। आप इसके अलावा भी एग्जाम्पल सोचिएगा और असाइनमेंट में उसको शामिल कीजिएगा। अब देखते हैं कि फ्रिक्शन किस तरह से डेवलप हो रही होती है और ये बेसिकली किन चीज़ों। तो आगे चलते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि फ्रिक्शन किस तरह से डेवलप हो रही होती है, और अगर हम फ्रिक्शन को सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कह रहे होते हैं तो क्यों कह रहे होते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस डायग्राम पर गौर करें, यहाँ पर एक सरफेस आपको दिखाई गई है, इस सरफेस के ऊपर एक बॉडी आपको नज़र आ रहा है, ये बॉडी स्क्वायर शेप का है। जब किसी बॉडी को किसी सरफेस पर रख देते हैं तो कितनी फोर्सेस बुनियादी तौर पर डेवलप हो रही होती हैं, उन फोर्सेस पर गौर कीजिए। सबसे पहली फोर्स जो मैंने आपको कहा था पुली के केसेस जब हम डिस्कस कर रहे थे, फिर इसी तरह हमने मोशन ऑन इनक्लाइन प्लेन को डिस्कस किया, तो वहां पर भी आपको समझाया था कि जब भी किसी जिस्म की हरकत को किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एनालाइज करना हो तो फोर्सेस को कंसिडर करना ज़रूरी होता है। तमाम पुरानी बातें जहन में रखिए। तो पता चला कि यहाँ पर अगर हम इस बॉडी को या इस बॉक्स को सरफेस के ऊपर रख देते हैं तो बुनियादी तौर पर कितनी फोर्स डेवलप हो रही है, दो फोर्स तो लाजमी तौर पर डेवलप हो रही है। एक तो उस ऑब्जेक्ट का वेट होगा, और वेट आप जानते हैं वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो यहाँ देखिए आपको वेट वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है, जिसको हमने क्या कह दिया, mg। अगर बॉडी रेस्ट की हालत में है, स्टेशनरी हालत में है, तो आप जानते हैं कि जिस सरफेस पर बॉडी को आपने रखा था वो सरफेस भी बॉडी के ऊपर अपना एक रिएक्शन डेवलप करेगी। वो रिएक्शन आमतौर पर वेट के परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल होता है, तो बिल्कुल वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में आप देखिए नॉर्मल रिएक्शन आर आपने दिखा दिया है, ठीक है ना। ये जो आर है ये बेसिकली इस सरफेस का रिएक्शन है जो वेट के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है। तो ये तो इनिशियल कंडीशन हो गई। अब फर्ज कीजिए कि मैं इस बॉडी को सरफेस के ऊपर मूव करवाने की कोशिश करता हूँ, और जो फोर्स इस हवाले से मैं अप्लाई कर रहा हूँ उस फोर्स को मैं क्या कह देता हूँ, P। ये जो फोर्स P यहाँ पर नजर आ रही है ये बेसिकली मेरी अप्लाइड फोर्स है। मैं चाह क्या रहा हूँ कि ये बॉडी इस सरफेस पर स्लाइड करता हुआ राइट डायरेक्शन पे आ जाए, तो मैंने इस मकसद के लिए जाहिर फोर्स अप्लाई की, वो फोर्स क्या है, P। जैसे ही मैं फोर्स अप्लाई करता हूं तो एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पर दोनों सरफेस कांटेक्ट में आ रही हैं वहां पर एक फ्रिक्शन डेवलप हो गया। अब देखिए जो फ्रिक्शन है जिसको मैंने यहां पर एफ से दिखाया हुआ है, ये पैरेलल टू द सरफेस है। पिछली स्लाइड पर हमने पढ़ा कि जब दो सरफेस कांटेक्ट में आती हैं मोशन करने के दौरान, तो इस दौरान एक फोर्स पैरेलल टू द सरफेस डेवलप होता है जिसको क्या कहते थे, फ्रिक्शन। तो यहाँ देखिए जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन ये बता रही है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पैरेलल टू द सरफेस एक्ट कर रही है। और मेरा मकसद क्या था, मेरा मकसद ये था कि ये बॉडी राइट डायरेक्शन में मूव करे, तो राइट डायरेक्शन को अपोज करने के लिए डेफिनेटली लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स को एक्ट करना चाहिए था, तो फ्रिक्शन को देखिए लेफ्ट डायरेक्शन में अमल करते हुए दिखाया जाए। तो फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो पैरेलल
होती है सरफेसेस के और इसके साथ साथ ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती है। अब होगा क्या, इसको हम सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स क्यों कह रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि इस वक्त जो बॉडी सरफेस के ऊपर रखा हुआ है, इस बॉडी का वेट कितना है, 1000 न्यूटन, ये हम सपोज कर रहे हैं। अब अगर 1000 न्यूटन का वेट इसका मौजूद है तो डेफिनेटली एक नॉर्मल रिएक्शन होगा जो ऊपर की तरफ 1000 न्यूटन का ही बैलेंस हो रहा होगा अगर ये स्टेशनरी हालत में है, ठीक है ना। अब अगर मैं फर्स्ट कीजिए मूव करने के लिए 1 न्यूटन की फोर्स लगा देता हूँ, ठीक है ना, मैं कितनी न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ, राइट डायरेक्शन में सपोज कर लीजिए 1 न्यूटन की फोर्स लगा रहा हूँ, तो क्या ये बॉडी मूव करेगा, ये बॉडी हरगिज हरगिज मूव नहीं करेगा। जैसे ही मैं 1 न्यूटन की फोर्स राइट डायरेक्शन में लगाऊंगा तो बिल्कुल लेफ्ट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में यानी लेफ्ट डायरेक्शन में 1 न्यूटन की एक फोर्स डेवलप हो जाएगी जो मेरी फोर्स को अपोज कर रही होगी। क्यों अपोज कर रही होगी, क्योंकि मेरी अप्लाइड फोर्स बॉडी के वेट के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा कम है। कितनी ज़्यादा कम है, 1000 टाइम्स कम है। बॉडी का वेट कितना है, 1000 न्यूटन, ठीक है। मैंने कितनी फोर्स लगाई है, सिर्फ 1 न्यूटन, तो मेरी फोर्स बॉडी के वेट के मुकाबले में कितनी कम हो गई, 1000 न्यूटन कम हो गई है। लिहाजा एक फ्रिक्शन डेवलप हुआ जिसने मेरी फोर्स को अपोज किया और हरकत को रोके रखा, ठीक है। अब फर्ज करें कि अगर मैं अपनी लगाए जाने वाली फोर्स को बढ़ाकर कितना कर देता हूं, सपोज कर लेते हैं कि मैंने कर दिया 50 न्यूटन, ठीक है ना। तो 50 न्यूटन को देखिए, ये फोर्स भी बॉडी के वेट के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा कम है, ठीक है ना। तो डेफिनेटली एक फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में डेवलप हो जाएगी, वो कितनी होगी, 50 न्यूटन की। बॉडी ने मूव नहीं किया, मैंने अपनी फोर्स को मजीद बढ़ाया। अब सपोज कर लीजिए कि मैंने फोर्स को बढ़ाकर कितना कर दिया, 500 न्यूटन। ये कौन सी फोर्स है, जिसको मैंने पी से डिनोट किया हुआ यानी कि अप्लाइड फोर्स। मैंने 500 न्यूटन कर दिया, लेकिन जब मैंने 500 न्यूटन की फोर्स लगाई तो उस सूरत में भी बॉडी ने मूव नहीं किया, क्योंकि मेरी फोर्स अभी भी बॉडी के वेट के मुकाबले में कम है, और कितनी, हाफ। इस तरह मैं फोर्स को बढ़ाता जा रहा हूँ, अपोजिंग फोर्स भी बढ़ती जा रही है। यानी फ्रिक्शन एक ऐसी फोर्स है जो अपने आप को सेल्फली एडजस्ट कर रही है, इसीलिए हम कहते हैं कि फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। ऐसा कब तक होता रहेगा, ऐसा उस वक्त तक होता रहेगा जब तक मैं अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक ना ले आऊं, एटलीस्ट 1000 न्यूटन तक ना ले आऊं, यानी जितना बॉडी का वेट है। जैसे ही मेरी फोर्स 1000 न्यूटन से ज़्यादा होगी तो अब मैं बॉडी को मूव करवाने के काबिल हो जाऊंगा, ठीक है ना। जब तक बॉडी के ऊपर मैं फोर्स अप्लाई करूंगा बॉडी के वेट के बराबर, तो फ्रिक्शन भी अपने आप को सेफली एडजस्ट करके 1000 न्यूटन तक रखेगी। जैसे ही मेरी फोर्स स्लाइटली ग्रेटर हो जाए 1000 न्यूटन से, तो अब मैं बॉडी को मूव करवाने के काबिल हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी फोर्स बॉडी के वेट को एक्सीड कर चुकी होगी। तो ऐसा उस वक्त तक होता रहा जब तक हम बॉडी के वेट के बराबर अप्लाइड फोर्स को अप्लाई नहीं करते रहे। तो पता चला कि फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। तो इसी हवाले से अगर हम लिखना चाहें तो हम यूँ लिख सकते हैं कि जब हमने फोर्स अप्लाई किया था 1 न्यूटन का, और ये देखना चाहते थे कि बॉडी मूव करता है या नहीं करता, तो हमने क्या देखा कि बॉडी ने मूव नहीं किया। अब हम बॉडी को क्यों नहीं मूव करवा पाए, उसका आंसर यहाँ पर आपको जो भी मैंने डिस्कस किया है वो स्लाइड में लिखा हुआ नजर आ रहा है। द आंसर इज नो, बिकॉज द अप्लाइड फोर्स इज वेरी स्मॉल एंड फ्रिक्शन ऑपोजिट्स एंड कैंसिल द अप्लाइड फोर्स, ठीक है ना। यानी फ्रिक्शन ने क्या किया, मेरी लगाई जाने वाली फोर्स को अपोज किया और हरकत को कैंसिल कर दिया, हरकत करने ही नहीं दिया। जैसे जैसे हम फोर्स को बढ़ाएंगे, कौन सी वाली फोर्स, जिसको मैंने पी से जाहिर किया है, यहाँ आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एफ अप्लाइड फोर्स नहीं है, यहाँ पर एफ फ्रिक्शनल फोर्स है, और अप्लाइड फोर्स को मैंने किससे जाहिर किया है, पी से। तो जैसे ही मैं पी को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे फ्रिक्शन भी बढ़ती चली जाएगी, लेकिन पी को मैं कब तक बढ़ाता रहूंगा, जब तक कि बॉडी के वेट तक ना पहुंच जाए 1000 न्यूटन तक, तो उस वक्त तक फ्रिक्शन अपने आप को बढ़ाती रहेगी। लिहाजा पता ये चल रहा है कि फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। तो उम्मीद है कि ये जो कॉन्सेप्ट होता है फ्रिक्शन के बढ़ते जाने का ऑटोमेटिकली, ये कॉन्सेप्ट फिलहाल आपको समझ आया होगा। अब डेफिनेटली एक लिमिट तक हमने फोर्स को बढ़ाया, अप्लाइड फोर्स को, तो फ्रिक्शन भी एक लिमिट तक बढ़ी। तो इसीलिए इस तरह की फ्रिक्शन को हम क्या कह देते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन का बिहेवियर कह देते हैं। दिस बिहेवियर ऑफ फ्रिक्शन शोज दैट फ्रिक्शन एडजस्ट फ्रिक्शन जो है वो अपने आप को एडजस्ट करती है और अप्लाइड फोर्स के लिहाज से एडजस्ट कर रही होती है,
और एक लिमिट तक एडजस्ट होती है, लिहाजा इसको हम क्या कहते थे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस बात को यहाँ पर मजीद समझिए कि अगर बुक के ऊपर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा था तो इस बुक का वेट किस डायरेक्शन में था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो मार्कर से मैंने इसका वेट दिखाया। अब अगर मैं वेट को बढ़ा देता हूँ तो मूव करवाने के लिए मुझे ज़्यादा फोर्स रिक्वायर्ड होगी। अगर मैं इसके ऊपर डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट को नहीं बढ़ाता तो मैं इसको फोर्स लगाकर मूव करवा सकता हूँ, लेकिन अगर फर्स्ट करने इसका वेट बढ़ गया, डाउनवर्ड में फोर्स बढ़ गई है, तो अब मूव करवाने के लिए मुझे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ रही है, क्योंकि फ्रिक्शन भी उसी लिहाज से बढ़ चुका है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि फ्रिक्शन क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। तो इसको डिटेल में डिस्कस करने का रीज़न ये था कि ज़रूरी नहीं कि फ्रिक्शन कांस्टेंट हो, फ्रिक्शन वक्त के साथ साथ बढ़ भी रही होती है। क्यों बढ़ रही होती है, उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ देखिए, जो लास्ट लाइन आपको नजर आ रही है वो इस स्लाइड का कंक्लूजन है कि फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। अब चूंकि हमने जो फ्रिक्शन डेवलप किया, कि लिमिट तक डेवलप किया, और किस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए डेवलप किया है, बॉडी के को मद्देनजर रखते हुए डेवलप किया। तो देखते हैं कि बॉडी का वेट और फ्रिक्शन दोनों में आपस में किस तरह का रिएक्शन है, एक मखसूस लिमिट में रहते हुए, जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कह रहे हैं। तो पता ये चला कि जितना ज़्यादा बॉडी का वेट होता है उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शन बढ़ रहा होता है, यानी दोनों में कौन सा रिलेशन हो गया, डायरेक्ट रिलेशन हो गया। अब अगर यहाँ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, अगर इसको हम रिमूव करें तो आप जानते हैं मैथमेटिकल रूल के मुताबिक इक्वेशन, और साथ में कोई ना कोई कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट क्या है, म्यू। म्यू का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। म्यू यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ग्रीक लेटर है म्यू, इंग्लिश में एम होता है, ग्रीक में म्यू होता है, तो यहाँ पर वही म्यू आपको दिखाया गया है। ये जो वेट है ये बेसिकली वेट जो था डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, वेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स अमल कर रही थी, जिसको हमने क्या कहा था, नॉर्मल रिएक्शन, जिसका ताल्लुक किससे होता है, बॉडी के मास से। तो इसीलिए हम वेट की जगह पर आर भी लिख सकते हैं। और म्यू के बारे में अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो हम म्यू की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, मैथमेटिकल रूल अप्लाई कीजिए। आर म्यू के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी तरफ ले जाइए तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हम यूँ लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ टू द नॉर्मल रिएक्शन आर एक्टिंग बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड द कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ और नॉर्मल रिएक्शन आर, इन दोनों के रेशियो को क्या कहा जाएगा, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहा जाएगा, यानी म्यू कहा जाएगा। तो म्यू किसके बराबर हो गया, मैथमेटिकल रूल के मुताबिक एफ ओवर आर के बराबर हो गया। अगर फर्स्ट कर लीजिए किसी जगह पर फ्रिक्शनल फोर्स 1 न्यूटन की हो और नॉर्मल डायरेक्शन भी 1 न्यूटन का हो, तो न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, अब म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। ठीक है ना। तो चूंकि फोर्स का यूनिट भी न्यूटन है, नॉर्मल रिएक्शन का यूनिट भी न्यूटन है, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल, तो म्यू एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी आपको नज़र आ रही है जो कि डायमेंशन लेस है और इसका कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि ये दो सिमिलर फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है। तो आपको ये बात रखना है, याद रखनी है कि कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डायमेंशन लेस है और इसके साथ साथ इसका कोई यूनिट नहीं होता। ये बात एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यूज़ में ये पूछा जा सकता है कि कोई ऐसी क्वांटिटी जो कि डायमेंशन लेस हो तो वो कौन सी हो सकती है। अगर वहाँ पर ऑप्शन में कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी म्यू हो तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, म्यू। और इसके साथ साथ एक और चीज़ देख लीजिए कि दो सिमिलर क्वांटिटी का रेशियो है, लिहाजा इसका कोई यूनिट भी नहीं होता। तो उम्मीद है कि फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कैसी होती है और लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या मुराद होती है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन मैंने आपको असाइनमेंट के तौर पर दिया, वो आप बनाइएगा। अब हम फ्रिक्शन के एक स्पेशल टाइप के लिहाज से बात करेंगे जिसको स्टोक नामी साइंटिस्ट ने डिस्कस किया था, और वो है फ्लैट फ्रिक्शन। तो अब हम बात करेंगे फ्लैट फ्रिक्शन के हवाले से। जब कोई चीज़ किसी फ्लैट पे मूव कर रही हो, यानी फर्स्ट कर लीजिए कोई बॉल है और वो बॉल आप किसी फ्लैट या लिक्विड के अंदर ड्रॉप कर देते हैं। जब लिक्विड के अंदर ड्रॉप करेंगे तो वक्त गुजरने के साथ साथ क्या होगा, उस चीज़ को हम एनालाइज करेंगे और वहाँ पर फ्रिक्शन को कोशिश करेंगे मालूम करने की। इसको सबसे पहले स्टोक नामी साइंटिस्ट ने फॉर्मुलेट किया था, यानी फॉर्मूले की शक्ल दी थी, लिहाजा इसको स्टोक्स लॉ भी कहते हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं स्टोक्स लॉ क्या है। स्टोक ने क्या किया था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ हम बात करेंगे किसी फ्लूइड में बॉडी को मूव करने के हवाले से।
सो स्टोक ने ये ऑब्जर्व किया कि जब बॉडी को मूव करवाया जा रहा होता है किसी फ्लूइड यानी कि लिक्विड या गैसियस मटेरियल से, तो उसके ऊपर रिटार्डिंग फोर्स, फ्लूइड फ्रिक्शन या फिर विस्कस ड्रैग अमल कर रहा होता है। तो स्टोक ने फ्लूइड फ्रिक्शन के हवाले से एक कॉन्सेप्ट दिया था। यहाँ पर आप देखिए एक बॉडी आपको दिखाया गया, फर्स्ट कर लीजिए एक स्फीयर है जिसका मास क्या है m, आपने इसको किसी फ्लूइड में ड्रॉप कर दिया है। अब जैसे ये फ्लूइड की सरफेस पर जाकर टकराएगा तो होगा क्या, एनालाइज कीजिए। एक मेटेलिक स्फीयर या बॉल है, उसको आपने एक बर्तन में पानी लिया हुआ है, उस पानी में ड्रॉप कर दीजिए। जैसे ही वो फ्लूइड पानी की या फ्लूइड की सरफेस पर जाकर टकराएगा तो इनिशियली क्या होगा, इनिशियली ये होगा कि वो फ्लूइड उस स्फेरिकल बॉडी के ऊपर अपथरस्ट एक्ट करेगा, ठीक है ना, अपथरस्ट उसके ऊपर अमल करेगा, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगी जो कि उस स्फीयर को उछालने की कोशिश करेगी। लेकिन स्फीयर फिर भी फ्लूइड के अंदर चला गया, तो अपथरस्ट के साथ साथ अगर स्फीयर उस प्लेट के अंदर मूव करता हुआ ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ जाएगा तो डेफिनेटली एक विस्कस ड्रैग भी अब उसके ऊपर अमल करना शुरू कर देगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सी वाली फोर्स हो गई, वेट। अपर डायरेक्शन में क्या हो गया, अपथरस्ट और फ्लूइड फ्रिक्शन यानी कि विस्कस ड्रैग। तो जैसे जैसे बॉडी मूव कर रहा होगा उसकी वेलोसिटी बढ़ रही होगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि वेलोसिटी उसकी बिल्कुल कांस्टेंट हो जाएगी, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो एक्सेलरेशन उस सूरत में क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। आप जानते हैं क्या होता है एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जैसे ही स्फीयर ने फ्लूइड की सरफेस पर जाकर कोलिशन किया था, टकराया था, तो एक अपथरस उसके ऊपर लगा था। उस अपथरस के नतीजे के बावजूद बॉडी नीचे की तरफ मूव कर रही थी, यानी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रही थी। वेलोसिटी बढ़ने की सूरत में एक्शन डेवलप हो रहा था और वहां पर वर्टिकल एक्शन ग्रेविटी के तौर पर आपको असरअंदाज होता हुआ नजर आता है। एक वक्त ऐसा आया कि बॉडी की वेलोसिटी रिटार्ड होना शुरू हुई और कम होते होते बिल्कुल कांस्टेंट हो गई, यानी कि पहले बढ़ रही थी और फिर वो कांस्टेंट लेवल पर आ गई। तो उस सूरत में एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि अब एक्शन जीरो हो जाएगा, बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट हो चुकी है। तो इस दौरान जो बॉडी की मोशन होगी वो होगी विद कांस्टेंट वेलोसिटी, और ऐसी वेलोसिटी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि एक्सीलरेशन टर्मिनेट हो चुका है। वो वेलोसिटी, वो सर्टेन लिमिट ऑफ वेलोसिटी जहां पर एक्सीलरेशन टर्मिनेट हो जाता है उसको बोला जाता है टर्मिनल वेलोसिटी। और एट टर्मिनल वेलोसिटी अब स्फीयर विद कांस्टेंट वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता रहेगा। तो इस सूरत में जो विस्कस ड्रैग होगा, उस विस्कस ड्रैग को स्टोक नामी साइंटिस्ट ने कुछ इस तरह से कैलकुलेट किया था। फोर्स आपको लिखी हुई नजर आ रही है, F = 6 पाई, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है ईटा, ये जो सिंबल बना हुआ नजर आ रहा है इसको ईटा पढ़ते हैं, और फिर आर वी। ईटा यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, आर का मतलब रेडियस ऑफ स्फीयर, और वी वही वेलोसिटी है जिसके बारे में मैंने आपको कहा है कि ये जहाँ पर एक्सीलरेशन टर्मिनेट हो गया था, यानी टर्मिनल वेलोसिटी। तो यहाँ देख लीजिए ईटा का सिंबल याद रखिएगा, एन स्मॉल एन की तरह होता है, लेकिन एक साइड थोड़ी आप लंबी कर देंगे, स्मॉल एन होता है, जिस तरह बनाकर दिखा रहा हूँ इस तरह से बनाएंगे। तो ईटा यहाँ पर क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसको आप कहेंगे। फ्लूइड फ्रिक्शन में जो फ्लूइड के अंदर जो फ्रिक्शन पैदा हो रही होती है उसको विस्कोसिटी भी कहा जाता है। तो यहाँ हम कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बजाय कॉफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसको कहेंगे। आर यहाँ पर क्या है, स्फीयर का रेडियस, और यहाँ पर जो वी है वो क्या है, स्फीयर की वेलोसिटी। और ये याद रहे कि कौन सी वेलोसिटी है, टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, वो वेलोसिटी जहां पर स्फीयर का एक्सीलरेशन जीरो हो गया, खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो गई, कांस्टेंट। अब स्फीयर मूव कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ये वही वाली वेलोसिटी। इसको अगर हम डिस्क्राइब करना चाहें स्टोक्स लॉ के हवाले से तो हम यूं इसको डिस्कस कर सकते हैं कि मैथमेटिकल इक्वेशन दैट एक्सप्रेसेस द ड्रैग फोर्स resisting the fall of small spherical particle। जब स्मॉल स्फेरिकल पार्टिकल किसी फ्लूइड के अंदर मूव कर रहा होता है, जो ड्रैग फोर्स उसकी मोशन को रेजिस्ट कर रही होती है फ्लूइड मीडियम के अंदर, उसको स्टोक ने एक लॉ की सूरत में डिस्क्राइब किया, और यहाँ पर उसका पूरा नाम भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। द लॉ फर्स्ट सेट फोर्थ बाय द ब्रिटिश साइंटिस्ट सर जॉर्ज जी स्टोक्स इन 1851 is derived by consideration of the force acting on a particular particle as it sinks through a liquid column
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पर लिक्विड कॉलम में जो आपको स्फीयर सिंक होता हुआ नजर आ रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, उसके ऊपर अमल करने वाली जो विस्कस स्ट्रेट जिसको ब्लू कलर से दिखाया गया अपर डायरेक्शन में, इसको स्टोक्स साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया था, लिहाजा उसके डिस्क्रिप्शन भी आपको यहाँ लिखी हुई नजर आ रही है। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं फ्रिक्शन का टॉपिक कंप्लीट कर रहा हूँ। आपको असाइनमेंट दिया है मैंने, असाइनमेंट नोट कर लीजिए। आपको फ्रिक्शन की जो टाइप्स है उसको डिस्कस करना है इन डिटेल विद सुटेबल एग्जाम्पल। अपने अल्फाज में आप लिखने की कोशिश कीजिएगा। मुख्तलिफ रेफरेंस, मुख्तलिफ नोट्स से आप गाइड ले सकते हैं, मुख्तलिफ वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैट्रिक में आपने पढ़ा था एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। तो आपको मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ 5 एडवांटेजेस, 5 डिसएडवांटेजेस और 5 मेथड ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन आपको लिखने हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के साथ साथ। बार बार सिलेक्शन को देखिए, अगर कोई पॉइंट क्लियर ना हुआ हो तो वो नोट कर लीजिए ताकि हम डिस्कस कर सकें। यहाँ पर तकरीबन चैप्टर नंबर 3 एंड कर रहा हूँ। कुछ शॉर्ट एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेंगे ऑनलाइन लेक्चर में, उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।